सो गाइज ये पेपर जो डिस्कस कर रहा था मई जून 2017 का पेपर है। पहला MCQ है, व्हेन विल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट आर नेट सोशल बेनिफिट। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे क्रिएट कर सकती है नेट सोशल बेनिफिट। बेसिकली इसमें बोला है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट माइनस प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज अ नेगेटिव। तो गाइज हमें ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस क्या होता है एक्सटर्नल बेनिफिट होता है। एक्सटर्नल बेनिफिट जब सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट कहते हैं। ये बात आप याद रखोगे। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस क्या होता है एक्सटर्नल कॉस्ट होता है। तो गाइस आपके सामने अगर देखा जाए इट्स लाइक ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली सोशल बेनिफिट निकालना है। इसने बोला नेट सोशल बेनिफिट आपको कैसे कैलकुलेट करोगे। प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट होता है। बी वाले में देखो प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट फॉर्मूला ओके। माइनस करेंगे हम प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट से माइनस करते हैं प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट को करते हैं तो ये क्या क्रिएट करता है। बेसिकली अगर मैंने बात की व्हेन सोशल बेनिफिट माइनस कर दें सोशल कॉस्ट, तो ये अगर आपके पास सोशल कॉस्ट जो बेसिकली अगर हम बात कर सकते हैं सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट में नहीं, सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है क्या क्रिएट करेगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। इस वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही बात कहूँ मैं आपसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ द सोशल कॉस्ट जो है अगर ग्रेटर देन प्राइवेट सोशल बेनिफिट होती है तो ये क्या क्रिएट करती है गाइस, ये क्रिएट करती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। इस वर्ड को हम लिखते हैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ से रिप्रेजेंट किया, एक्सटर्नैलिटीज़ से आइडेंटिफाई का। तो इस मीन लाइक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट करिए। हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर बोलता है डायग्राम शो प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन इन द फ्री मार्केट दैट रिजल्ट अ मार्केट फेलियर। फ्री मार्केट के अंदर जो कि क्या रिजल्ट करती है, मार्केट फेलियर रिजल्ट करती है। विथ चेंज इन आउटपुट, कितने आउटपुट चेंज होने चाहिए टू ओवरकम द मार्केट फेलियर। आपको कितने आउटपुट प्रोड्यूस करने चाहिए जिसकी वजह से आप ओवरकम कर सको मार्केट फेलियर को। मार्केट फेलियर मतलब ऑप्टिमम लेवल, ओवरकम मीन सोशली ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जब पॉइंट किस पे होना चाहिए, पॉइंट शुड बी कहाँ पे होना चाहिए, सोशली ऑप्टिमम लेवल पे। सोशली ऑप्टिमम या आइडेंटिफाई किया ऑप्टिमम लेवल पे होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास करेक्ट हो जाएगा मार्केट फेलियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ पहला पॉइंट AMCQ के से M तक। अगर के से लेके M तक मैं वहाँ पर आइडेंटिफाई के पॉइंट से M पॉइंट तक मैंने बात की ऑप्टिमम है, प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट, तो ये ऑप्टिमम नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये गलत MCQ है। फिर M से N तक, M से N तक अगर ये पॉइंट M से मैं N तक जाऊँ तो प्राइवेट जो है कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल बेनिफिट, ये ऑप्टिमम नहीं होता है। फिर बात करता है ये नहीं हो सकता तो C M से L पे प्राइवेट बेनिफिट पे था और ये M पे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट जो है मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू, तो ये वाला पॉइंट हम कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। सोशली ऑप्टिमम से रिप्रेजेंट किया, ऑप्टिमम लेवल से रिप्रेजेंट है तो ये सोशली ऑप्टिमम लेवल, तो इसका मतलब क्या है M वाला पॉइंट ऑप्टिमम पे कब जाएगा, जब E से E1 पे जा रहा है तो ये ऑप्टिमम है तो इसका मतलब C इज़ द करेक्ट आंसर, ओवरकम कर सकते थे। फिर बोलते हैं डायग्राम शो दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी। What might make it possible for a consumer in this economy to consume combination of X or Y combination indicated by the point L। पॉइंट L इंडिकेट जो कर रहा है तो आपका कॉम्बिनेशन जो है वो किससे, X से, एंड Y जो है एक्स वाई कैसे किस वजह से XY जो है कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था, जिसका मतलब क्या है हम मैक्सिमम क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस कर सकते थे, मैक्सिमम क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, मैक्सिमम क्वांटिटी मैं इतनी प्रोड्यूस कर सकता है। अब पॉइंट L पे जा रहा हूँ तो बेसिकली पॉइंट L पे जाने का मतलब क्या है, मैंने बात की इसमें ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, रिडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं,
तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है, जब ऑब्वियसली बात है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आपका एक्चुअल जब बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वाला पॉइंट कौन से होते हैं, मैंने बात की द पॉइंट ऑन द पीपीसी, द पॉइंट हम ये जानते हैं द पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। डेलिमिशन मोनोपली नहीं हो सकता। ट्रेड विद अदर इकोनॉमीज, अगर ट्रेड करता हो अदर इकोनॉमीज तो ऑब्वियस ही बात है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शिफ्ट होगा, एल की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी वगैरह जब आप ट्रेड करने शुरू करोगे तो इसका मतलब क्या है, आप दूसरी इकोनॉमी से जब ट्रेड करो तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, इसका मतलब प्रोडक्शन क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, तभी मेरे पास शिफ्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द डायग्राम शो द इंडिफरेंस कर्व फॉर अ कंज्यूमर, ये इंडिफरेंस कर्व बनाया हुआ फॉर द कंज्यूमर्स की बात करें, टू गुड्स की बात करते हैं। व्हाट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम फ्रॉम क्यू टू आर, अगर इक्विलिब्रियम जो जा रहा है क्यू से आर की तरफ जा रहा है, क्यू से आर की तरफ जाता है, कंज्यूमर इज एक्ट रैशनली, कंज्यूमर क्या एक्ट करेगा रैशनली, द कंज्यूमर मनी इज अनचेंज, बेकार एमसीक्यूज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, प्राइस ऑफ गुड हैज राइजन, बजट लाइन से पता चलता है, तो बेसिकली कंज्यूमर लॉजिकली डिसीजन ले रहा होता है, रैशनली मीन लॉजिकली सोचना, लॉजिकल वे में कंज्यूमर सोच रहा होता है, लॉजिकल वे में, तो इट्स लाइक अ कंज्यूमर एक्ट रैशनली करता है, तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई किया ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, when the price of a good falls, the effect of the quantity demand is result, बोला प्राइस कम होगी, जब बेटा आपको पता है प्राइसेस जब कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी इन, मैंने बात की ऑफ एन इफेक्ट एंड अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो एन अदर गुड के अंदर, द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल, द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इनकम इफेक्ट एंड द सब्स्टिट्यूशन, विच स्टेटमेंट अबाउट दीज इफेक्ट इज करेक्ट। तो बेटा अब ये बात कर रहा है प्राइसेस जो है आपकी गुड क्या हो रहा है, फॉल हो रही है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, तो बेसिकली अगर हम ये बात करें क्या ये हमारे पास प्राइस इफेक्ट में आएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप देख लेते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई इन्फीरियर गुड्स, द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन द सेम डायरेक्शन, इन्फीरियर गुड सेम डायरेक्शन नहीं होता, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो सेंटेंस गलत हो गया। फॉर इन्फीरियर गुड बट नॉट अ गिवन गुड, इन्फीरियर गुड लेकिन गिवन गुड नहीं, आउटविद डायरेक्शन नहीं, गिवन गुड्स की बात करने, गिवन गुड होता है, गिवन गुड्स हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, गिवन गुड्स जो है आउटविद डायरेक्शन, इन्फीरियर गुड्स नहीं होता। फिर बोलता है फॉर नॉर्मल गुड इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन, तो नॉर्मल गुड्स हमेशा सेम डायरेक्शन में जाता है, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स सेम डायरेक्शन में जाता है, तो इट्स लाइक अ सी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ आता है, जहाँ पे मेरे पास ऑब्वियसली बात है बेसिकली हम ये कहते हैं जहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो होती है वो इस इक्वल्स टू, मैंने बात की मार्जिनल कॉस्ट होती है, तो बेसिकली एवरेज कॉस्ट हमारे पास मिनिमम पे भी होती है। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, अगर ये लॉन्ग रन की बात करता हूँ, ये मार्जिनल कॉस्ट है आपके पास, ये क्या है मेरे पास एवरेज टोटल कॉस्ट है, तो बेसिकली एवरेज टोटल कॉस्ट से आइडेंटिफाई किया, ये एवरेज टोटल कॉस्ट थी, ये मार्जिनल कॉस्ट थी, ये मेरे पास क्या डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सेस पे प्राइसेस से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो प्राइस है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या थी, मिनिमम पे थी, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या थी, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मेरे मिनिमम पे थी, जब मिनिमम पे होगी तो एफिशिएंट होगी, तो ऑब्वियस ही बात है, तो फर्म को लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट फर्म जनरेट करेगी। नेक्स्ट बोला है अ फर्म एस्टिमेट that all else remaining unchanged, other factors remain unchanged, increase in output जब बढ़ेंगे result in equal proportionate increase in revenue, जब equal proportionate से revenue में change आएगा, तो हमेशा याद रखना बेटा ये कौन सी बात करता है, ये ऑब्वियस ही बात है, यूनिटी की बात की जाती है, तो बेसिकली तब बोल रहा है द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म प्रोडक्ट इज हॉरिजॉन्टल, अगर हम बात करें बेसिकली अगर डिमांड कर्व यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया, प्राइस रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल रेवेन्यूज़, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया टोटल रेवेन्यूज़ की बात की, तो टोटल रेवेन्यू परफेक्टली क्या होगा, इलास्टिक होगा, जब मेरे पास परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल ऐसे बनते हैं, तो मैंने बात की ये ऑब्वियसली मेरा डिमांड है, तो मेरे पास क्या
ऑब्वियसली बात एग्जांपल देता हूँ. प्राइस सपोज करो कितनी है 10 है, क्वांटिटी कितनी 100 है. 10 मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो गैस ये कितना है मेरे पास, ऑब्वियसली होते 1000 आया. अब क्वांटिटी सपोज करो इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई मेरे पास 200 हो गई. तो मैं बेसिकली बात कर सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 200 किया तो मेरे पास कितना आंसर आया 2000 आ रहा है. फिर क्वांटिटी बोला, मैंने बोला 300 हो गई, तो मैंने दोबारा रिपीट किया 10 मल्टीप्लाई बाई 300 किया तो इट्स लाइक क्या हो गया 3000. तो ऑब्वियसली बात है सब में इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज आ रहा था. प्राइस एंड रेवेन्यू इक्वल प्रोपोर्शनेट से कैसे 1000 का चेंज आ रहा था, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शनेट से चेंज आ रहा था. बेसिकली चेंज इन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू, प्राइस में एंड रेवेन्यूज़ में. तो गैस हम ये बोल सकते हैं रेवेन्यू प्राइस में, तो इसका मतलब डिमांड कर्व इज ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट इज हॉरिजॉन्टल हो सकता है. नेक्स्ट द डायग्राम शो द फर्म कॉस्ट एंड रेवेन्यू. फर्म की कॉस्ट का कर्व बनाया हुआ, रेवेन्यू का कर्व बनाया हुआ. बेसिकली अगर मैंने बात की फर्म चेंज इट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर. सेल में रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग क्या होता है, एम आर 0 पे होता है और टोटल रेवेन्यू क्या होता है मैक्सिमम पे होता है. टोटल रेवेन्यू मेरे पास क्या होता है मैक्सिमम पे होता है. विच ग्रुप आर लाइकली टू बी अ विनर. विनर कौन विनर होगा, कौन लूजर होगा, ऐसा चेंज. तो विनर कौन होगा, एम सी इक्वल्स टू प्रॉफिट से टू सेल मैक्सिमाइजेशन पे मैं जा रहा हूँ. प्रॉफिट से सेल मैक्सिमाइज, तो बेसिकली प्रॉफिट से सेल मैक्सिमाइजिंग पे जब जा रहा होता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है इसका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने कर्व बनाता हूँ. यहाँ पे एड डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है गाइस. हमें पता है डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. और इधर डिमांड कर्व ऑब्वियस ही बात है इन लास्टिक. डिमांड इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू हम आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, डिमांड इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. ये फर्म का डिमांड कर्व था, ये किसका था, मार्केट का. डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. फर्म और मार्केट की डिमांड कर्व की बात कर रहा है, प्राइस से रिप्रेजेंट किया. मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो ड्रॉ किया हुआ है ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है. प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज होता था, अगर हम इस कर्व को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाएं, अगर मैं इसको रेस करके दोबारा अच्छी तरह से बनाऊं. यहाँ पे अगर मैंने ये ड्रॉ किया, पूरा एक एक्सिस ड्रॉ किया, ये डिमांड, ये भी डिमांड, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मार्जिनल कॉस्ट कर्व. सही है, इसको रिप्रेजेंट किया प्राइस से रिप्रेजेंट किया क्वांटिटी. सही है, डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, ये डिमांड इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, बेसिकली ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बनाया, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व था, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व था. बेसिकली एम सी इक्वल्स टू एम आर. एम सी इक्वल्स टू एम आर किस पॉइंट पर आ रहा है गाइस, ये एम सी इक्वल्स टू एम आर पे ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा था. ये पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज. सही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज क्वांटिटी आपकी बढ़ी तो सेल मैक्सिमाइजेशन में क्वांटिटी बढ़ा, तो जहाँ पे एम आर 0 पर रहता है और टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है मैक्सिमम पे हो जाता है, तो प्राइसेस कम हुई, क्वांटिटी क्या हो रही इंक्रीज, ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है. तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर को फ़ायदा मिलेगा. कस्टमर हो सकते हैं विनर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर लूजर्स हो सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर को ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है और प्राइसेस कम करनी पड़े. तो बेसिकली ए इज़ द करेक्ट आंसर. फिर बोलते हैं व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल फर्म इन द वेरियस इंडस्ट्री. एक छोटी फर्म की एग्जिस्टेंस कब हो सकती है, रीजन ऑफ द स्मॉल फर्म. मैंने बात की इन वेरियस इंडस्ट्री, व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल फर्म इन दी वेरियस इंडस्ट्री. तो बेसिकली वेरियस इंडस्ट्री में स्मॉल फर्म की एग्जिस्टेंस कैसे हो सकती है, अ लो मिनिमम एफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, ग्रेटर स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, नीड टू डाइवर्सिफाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम. देखो बेटा सबके बारे में लो मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो बात आती है किसकी बात आती है, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ लार्ज फर्म्स की बात करता है. एक फर्म सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कब हो सकती है, जब मैंने बात की मिनिमम कॉस्ट पे काम करें. एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्री मिनिमम मैंने बात की कॉस्ट पे काम करें. स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, डाइवर्सिफाई डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए नहीं कर सकते स्मॉल फर्म. प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम मैनेज और शेयर होल्डर्स. यहाँ पे पूछे रीज़न क्या हो सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल फर्म इन वेरियस इंडस्ट्री, जब उसकी मिनिमम एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियसली बट एग्जिस्टेंस नजर आना शुरू रहेगी स्मॉल फर्म्स की. तो इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. 10th MCQs a firm in a monopolistic competition. Basically firm की बात करें in a monopolistic competition that is producing at its profit maximizing output in is making a loss in the short run.
कैसे लॉस होगा शॉर्ट टर्म। फर्म इट कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन, व्हाट मस्ट बी करेक्ट अबाउट इट्स एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो होता है वो होता है एम सी इक्वल्स टू एम आर पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता था। सही, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज मेकिंग अ लॉस इन अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, लॉस की तरफ जा रहा था, तो इसका मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन क्या था, एवरेज रेवेन्यू था, जब भी फर्म क्या कर रही थी, लॉस की तरफ जा रही थी, जब भी लॉस की तरफ जाएगी। तो अगर मैंने बात की लॉस की तरफ जो जा रही थी, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो इसका मतलब लॉस की तरफ जाने का मतलब है, अगर मैं बात कर सकता हूँ फर्म की जो है एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू की वजह से हो सकता है लॉस, नहीं ये भी बात कर सकते हैं अगर इसकी डायग्राम्स बनाते हैं हम, लॉस की डायग्राम बनाते हैं अगर, well the producing and output profit maximizing output is making a loss in the short term, for its continued production they must correct the average revenue, marginal revenue and average, करेक्ट करना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पूछा करेक्ट कैसे करोगे आप, तो करेक्ट कैसे करो, कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन एंड मस्ट करेक्ट द एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, कैसे करेक्ट कर सकते हो, अगर एक फर्म जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया लॉस की तरफ कैसे जा सकती है, यहाँ पे हमने बात की कहाँ की बात कर रहा था, बेसिकली मोनोपोलिस्टिक में, तो मेरे पास डिमांड क्या होगी इलास्टिक, ये इलास्टिक, ये मेरे पास क्या है मार्जिनल कॉस्ट है। सही, तो अगर मैं ये आइडेंटिफाई करूँ यहाँ पे, ये प्राइस से रिपेरेंट क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट से रिपेरेंट क्या है, डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, डिमांड इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, इधर आइडेंटिफाई किया क्वान्टिटीज़ है। तो बेसिकली अगर प्रॉफिट जो था लॉस की तरफ जो जा रही थी, मेकिंग आउटपुट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज मेकिंग अ लॉस इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस कैसे होगा, जब मेरे पास यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करूँ मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा थी और ऑब्वियसली पता है रेवेन्यू कम जनरेट कर रही थी, तो फर्म किसकी तरफ जा रही थी, लॉस के, प्राइसेस ज़्यादा थी कॉस्ट, तो ये एरिया सारा कौन सा है, मैंने बात की लॉस का एरिया, ये लॉस का एरिया। अब लॉस से कवर कैसे कर सकती है, पहले वो आएगी बेसिकली अपना प्रॉफिट कवर करेगी, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, पहली बात ही बोल सकता हूँ, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो मार्जिनल रेवेन्यू के। सही है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये क्या था मेरे पास, ये प्राइस कॉस्ट ऊपर वाला था, प्राइस नीचे वाला था, एवरेज रेवेन्यू जो है क्या हो, ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए, एवरेज रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के कंपैरेटिवली, ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए तो ऑब्वियसली बात है पर यूनिट रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू, ग्रेटर देन, यहाँ पर आइडेंटिफाई ग्रेटर देन, और आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, आपकी एक प्रोडक्ट वेरी जो करते कॉस्ट वो क्या होनी चाहिए, लेस देन एवरेज रेवेन्यू होनी चाहिए, तो अब क्या होगा, ये करेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली कौन सा है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर, सी और डी में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो गलत हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेस देन एवरेज रेवेन्यू, हाँ तो क्या डी इज़ अ करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे बोला है बेसिकली, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं द डायग्राम शो द डिमांड का फॉर अ फर्म प्रोडक्ट, विच डायग्राम शो द शेप ऑफ द फर्म टोटल रेवेन्यू कर्व, कौन सा शेप जो है टोटल रेवेन्यू का कर्व शो करता है, तो बेसिकली टोटल रेवेन्यू का जो कर्व होता है हमेशा वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बिल्कुल ऐसा होता है टोटल रेवेन्यू का, तो बेसिकली टोटल रेवेन्यू का कर्व ये वाला शो करता है, जब भी सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व नहीं हो सकता, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व नहीं हो सकता, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं द डायग्राम शो द मोनोपोली, मोनोपोली कौन होता है, सिंगल फर्म्स होती हैं, मोनोपोली इज लाइक अ सिंगल फर्म, सिंगल फर्म से रिप्रेजेंट किया जिसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है, हाईएस्ट क्या होता है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, मार्केट शेयर होता है, उसके बेसिकली कंपेटिटर्स आपके पास क्या होते हैं, मोनोपोली में कम होते हैं। तो ये विच आउटकम कैन बी ऑब्जर्व इन द डायग्राम, या क्या डायग्राम ऑब्जर्व करके आपको दे रही है, बेसिकली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो डायग्राम जो है विच आउटकम ऑब्जर्व इन, तो बेसिकली एम सी क्वस टू एम आर कहाँ पे था, एम सी क्वस टू एम आर ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे क्या है आपकी कॉस्ट क्या है ज़्यादा है और रेवेन्यू क्या था कम था, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या कर रहे थे, लॉस की तरफ जा रहे थे, हाँ लॉस की तरफ जा रहे थे, पहला ही ये आंसर लॉस मिनिमाइजेशन, लॉस की तरफ आपकी फर्म जा रही थी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो आंसर है यहाँ पे अगर मैं ही बात करूँ, ये जो एरिया है कौन सा एरिया है, बेसिकली लॉस का एरिया क्या ये फर्म के लिए, ये फर्म क्या कर रही थी, लॉस पे कर रही थी। 13 विच फीचर ऑफ ऑलिगोपोली इज बीइंग एज्यूम व्हेन अ डिमांड का फॉर इंडिविजुअल फर्म इज शोन, सही है,
तो ये कौन सा फीचर है जो कि डिमांड कर्व जो शोन किया हुआ है। तो बेसिकली हम याद रखो बेटा, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो किस में होती है, मोनोपोली के अंदर होती है बेसिकली। तो ये गलत MCQs हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ प्राइस लीडरशिप एंड डोमिनेंट बाय द डोमिनेंट फर्म, लीडरशिप्स नहीं होती हमेशा। एक ना ये कल्यूसिव बिहेवियर में लीडरशिप होती है, कल्यूसिव बिहेवियर में होती है। किंग डिमांड कर्व कभी भी हमारे पास कल्यूसिव में फॉलो नहीं हुआ जाता। सही। फिर बात इंडिपेंडेंस बिटवीन अ फर्म, एक फर्म दूसरे फर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ हो सकती है। कल्यूजन बिटवीन अ फर्म, नहीं कल्यूजन नहीं। तो किसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर है। एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। विच स्टेटमेंट is most likely to explain why the government decide to increase the high rate of tax on the personal income। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स लगा दिया था ऑन पर्सनल इनकम। इट रिस्पेक्ट टैक्स रेवेन्यू टू बी अनअफेक्टेड बाय द पॉलिसी चेंज। यहाँ पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन पर्सनल इनकम। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया ज़्यादा टैक्स लगाना है पर्सनल इनकम के ऊपर, हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन पर्सनल इनकम। तो बेसिकली इट कंसर्न अबाउट दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, नहीं बेकार है MCQ से, दोनों ये बेकार है। इट रिगार्ड इक्विटी कंसिडरेशन, मैंने बात की एज बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन एफिशिएंसी वन, हाँ हो सकता है। रिगार्ड इक्विटी, सब पे एक जैसा पर्सनल इनकम पे हाई रेट ऑफ टैक्स लगाना है ताकि अपनी इक्विटी बढ़ा सकें। सही। इट विश टू स्विच एम्फोसाइज द टैक्स सिस्टम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नहीं। तो बेसिकली जो लगा सकता है बेटर ऑप्शन क्या है, इट रिगार्ड द इक्विटी, इक्विटी क्रिएट कर सकता है, अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सके, ताकि जब भी उन्होंने हाई टैक्स लगाना शुरू कर दिया अमीरों पे। तो गाइस ये बात करता है लॉरेंस कर्व बात कर रहा है। लॉरेंस कर्व जो है, इस कर्व के अंदर बेसिकली ये जो लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ये लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, लाइन जो डॉटेड लाइन थी, इसको कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बात की ऑफ इनकम से रिप्रेजेंट किया इस लाइन को। अब इस लाइन में जैसे जैसे गैप बढ़ता जा रहा था, जैसे 1 पे कम इनइक्वालिटी थी, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा गैप, सर्कल ये क्या है मैंने बात की, ये जैसे जैसे गैप, अगर मैं इसको मार्क करता जाऊँ, ये गैप है, जैसे मैंने बात की येलो से मार्क करता हूँ, येलो से, तो इनइक्वालिटी क्या हो रही है, अब वो कम है, अभी इसमें इनइक्वालिटी बढ़ रही, फिर मेरे पास क्या इनइक्वालिटी और बढ़ रही है, 3-4 में क्या हो गया मेरे पास इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये पूछता क्या है, इनकम इज कंट्री मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन वेल्थ। इन अ पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बिकम more unequal but the distribution of wealth become equal, which movement show the effect of the changes distribution income and wealth within a country। देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ पे क्या इफेक्ट लेके आ रही है, तो बेसिकली अगर हम देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में शिफ्ट फ्रॉम, मैंने बात की कर्व फ्रॉम 1 to 2, अगर 1 से 2 पे जाएगा, अगर कर्व जो है ये 1 से 2 पे जाता है, अगर 1 वाला कर्व जो है वो 2 की तरफ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इनइक्वालिटी क्या हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल थी। इनकम बिकम अनइक्वल बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मोर इक्वल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल कैसे होगी, ये अनइक्वल की तरफ जा रहा था बेसिकली, ये क्या अनइक्वल की तरफ जा रहा था। तो शिफ्ट जो है वो 1 से 2 पे अनइक्वल की तरफ जा रहा है। शिफ्ट फ्रॉम 4 से 3 पे जाएगा, तो इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बात की ऑफ वेल्थ थी। तो बेटा हमेशा याद रखना इस कर्व में, अगर मैं एक कर्व बनाऊँ, ये मैंने बात की आपके सामने, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये कर्व क्या है हल्का सा टिल्ट था, ये बढ़ता जा तो इनइक्वालिटी बढ़ती जाती, तो ये अनइक्वल की तरफ जाता। तो बेसिकली अगर मैंने बात की ये कर्व अगर अंदर की तरफ जाता है, तो ऑब्वियसली बात है ये जैसे इनइक्वालिटी क्या हो रही बढ़ती जा रही है। अगर ये कर्व जो है मेरे पास अंदर की तरफ जाता रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होगी, इक्वल होगी, कम होती रहेगी। फिर बोलता है गवर्नमेंट विश टू टैक्स अवॉइडेंस, डिस्करेज टैक्स अवॉइडेंस, जो लोग टैक्स से बच रहे हैं उनको डिस्करेज करना है, गवर्नमेंट ये चाहती है। विच पॉलिसी टू अचीव, कौन सी पॉलिसी अचीव करे, एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर ऑफ अप्रोच ऑफ नरिश थ्योरी। नरिश थ्योरी में टैक्स अवॉइडेंस से जो बच रहे हैं, तो लोगों को ईमेल्स कम्युनिकेशन पर्सनल ये क्रेडिट करें, तो ऑब्वियसली बात है लोग टैक्स से बचना शुरू कर दें। तो मैंने बात की बेसिकली डायरेक्ट टैक्स रिडक्शन कर दें, नहीं। रैंडम इंस्पेक्शन करना शुरू नहीं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता ऑन हाउ द टैक्स स्पेंड बाय द गवर्नमेंट, कैसे टैक्स गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देना, पर्सनल कम्युनिकेशन, हम टैक्स जो लेते हैं कैसे स्पेंड किया जाता है, गवर्नमेंट कैसे स्पेंड करती है, इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दें, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर।
फिर बोलते हैं डायग्राम शो द सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन ऑफ पर्टिकुलर लेबर मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करके दिया हुआ है, ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व दिया हुआ है आपको. When the market is in equilibrium, which area measure the economic rent and transfer earning. तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया मेरे पास ट्रांसफ़र अर्निंग का एरिया कहलाता है. ये एरिया कौन सा होता है, ट्रांसफ़र अर्निंग का एरिया होता है. और ये जो एरिया है कौन सा एरिया मैंने बात की, इकोनॉमिक रेंट से रिप्रेजेंट करता है. इकोनॉमिक रेंट का एरिया होता है. तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ JLK इज़ द JL मैंने बात की के जो है, अगर JKL मैंने बात की क्या JML, तो अगर मैं मार्क करूँ JML तो ये कौन सा है मेरे पास, इकोनॉमिक रेंट है. हाँ इकोनॉमिक रेंट है, ये हो सकता है. सही पे मैंने बात की OKLJ, तो इसका मतलब क्या, O मैंने बात की के से रिपेरेंट का OKLJ, तो ये मेरे पास कौन सा एरिया, मेरे पास ट्रांसफ़र अर्निंग का एरिया. ये सारा एरिया कौन सा, ट्रांसफ़र अर्निंग का है. ये सारा एरिया मेरे पास कौन सा था, इकोनॉमिक रेंट का एरिया था. तो इसका मतलब क्या, मेरे पास B इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि मुझे इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफ़र अर्निंग. ट्रांसफ़र अर्निंग जो होता है, आपको मिनिमम पेमेंट मिलेगी तो आप अपना ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ोगे. इकोनॉमिक रेंट ओवर एंड अबव द मिनिमम पेमेंट को कहते हैं. 18 इन 2015 की बात कर रहा है. कंपनी ड्वेलिंग ऑफ ऑयल विश टू रिड्यूस द वर्क फोर्स बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑयल, द वर्कर ट्रेड यूनियन अपोज द प्रपोजल. देखिए कंपनी थी ड्वेलिंग कर रही थी ऑयल विश टू रिड्यूस इट वर्क फोर्स, ताकि वो अपनी वर्क फोर्स कम कर सके बिकॉज ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ द ऑयल की वजह से, प्राइसेस गिरने की वजह से. तो ऑब्वियसली बात है कंपनी क्या कर रही थी, रिड्यूस करना चाहती थी, अपने लेबर को कम करना चाहती, क्योंकि प्राइसेस कम हो गई ऑयल की तो फ़ायदा इतना नहीं मिल रहा होगा. विच सिचुएशन हेल्प द ट्रेड यूनियन इन द नेगोशिएशन. आपके ट्रेड यूनियन क्या हेल्प कर सकती है अपने नेगोशिएशन में. तो अगर मैं बात करूँ ट्रेड यूनियन जो हेल्प कर सकती है वो क्या कर सकती है, मैंने बात की कैपिटल एंड लेबर वर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. नहीं, कॉस्ट ऑफ लेबर हैव बीन स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट. कॉस्ट कम लगेगी एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट. ऑब्वियसली डिमांड फॉर द ऑयल बिंग इनलास्टिक. नहीं, इनलास्टिक नहीं. प्राइसेस कम सप्लाई ऑफ लेबर. तो नहीं, बेटर ऑप्शन क्या है, मैंने बात की B इज द बेटर ऑप्शन. द कॉस्ट ऑफ लेबर हैज़ बीन अ स्मॉलर परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट. कॉस्ट कम लग रही थी, स्मॉलर परसेंटेज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट. तो इसका मतलब B इज द करेक्ट आंसर. 19 which policy is specifically designed to reduce the level of structure unemployment. स्ट्रक्चर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब मैंने बात की स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री का चेंज होना. स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है, चेंज होती है, लाइक डिक्लाइन आता है. डिक्लाइन मैंने बात की एग्रीकल्चर से, मैंने बात की एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर की तरफ मूव टूवर्ड, एग्रीकल्चर मूव टूवर्ड्स दी मैन्युफैक्चर की तरफ जा रही है. टूवर्ड्स दी मैन्युफैक्चर की तरफ जब जा रही होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन है. फिर क्या बात बोलते हैं, इनक्रीज इन लेवल ऑफ स्ट्रेट एंड बेनिफिट्स की बात कर रहा है. मैंने बात की, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. तो बेसिकली ये एक नहीं, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट नहीं, रिडक्शन लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, प्रोविजन ऑफ रीट्रेनिंग स्कीम्स. दोबारा हमको रीट्रेन करना पड़ेगा, स्पेशलाइज करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली बात है जिसकी वजह से रिड्यूस करना चाहती है उनको रीट्रेनिंग करना पड़ेगा. रिड्यूस द स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट. क्वेश्चन ने पूछा है डिज़ाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट. कैसे प्रोविजन ऑफ रीट्रेनिंग कर स्कीम्स दे ताकि भाई वो एम्प्लॉयड हो, क्योंकि दे डू नॉट हैव अवेयरनेस अबाउट द मशीन्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो उनको ट्रेनिंग करेगी तो आपका स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है. तो D इज़ द करेक्ट आंसर. Next, what is typically associated a relatively low level of income per capita? पर कैपिटा मीन एक बंदे की पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा इनकम कहाँ रहता है. एक बंदा कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पर कैपिटा इनकम कितनी है जो GDP के अंदर. आपके व्हाट इज लाइकली एसोसिएटेड लो लेवल ऑफ इनकम पर कैपिटा किस वजह से होती है, कि एक्सपोर्ट की वजह से नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, कम इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी. बेसिकली प्रोडक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी अ लो इन्वेस्टमेंट्स बाय द फर्म्स और बिजनेसेस. क्या करेंगी, कम इन्वेस्टमेंट करेंगी. तो इसका मतलब क्या है, C इज़ द करेक्ट आंसर. फिर बोलते हैं ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड कंट्री विद अ कांस्टेंट पॉपुलेशन एक्सपेंडेड आउटपुट पर हेड. एक्सपेंड करती है, अपने आउटपुट को बढ़ा दिया है. कांस्टेंट पॉपुलेशन एक्सपेंडेड आउटपुट पर हेड. इट ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिवर्स एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. जिसकी वजह से अ कंट्री विद अ कांस्टेंट पॉपुलेशन थी जिसने अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर दिया, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस किया इंक्रीज इन द रिवर में मैंने बात की और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में. इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर चेंजेस विच मेजर वुड शोन आर डिक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड. जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा.
तो बेसिकली अगर लिविंग स्टैंडर्ड जो कम हो जाएगा किस वजह से होगा भाई, ऑब्वियसली बात है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड कैसे नहीं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी पर हेड नहीं की वजह से नहीं, जीएनपी पर हेड कैसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिविंग स्टैंडर्ड एजुकेशन एक्सपेक्टेंसी मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, हाँ बोल सकते हैं विच मेजर डिक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड। अगर इकोनॉमिकली वेलफेयर देना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली बात आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। फिर बोलते हैं नेक्स्ट वे द ग्राफ शो, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर द ग्राफ शो बिलो द शो द परसेंटेज चेंज इन मनी जीडीपी एंड द कंज्यूमर प्राइस इन अ कंट्री बिटवीन टू द 8 और 10 में, विच कंक्लूजन में बी ड्रॉन बाय द ग्राफ। अगर देखा जाए क्या कंक्लूजन हम ड्रॉन ऑन अ ग्राफ की बात करें, अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बिटवीन 2009 से लेके 2010 तक मनी जीडीपी फेल एंड कंज्यूमर प्राइस कंटिन्यू टू राइज। मनी जीडीपी फेल हुआ है, मनी जीडीपी 2009 से लेके 2010 तक की बात कर रहे हैं, 9 से लेके 2010 तक, 9 से लेके 2010 तक अगर हम ये देखें तो इसका मतलब ये बढ़ा है, तो रुका भी था फिर बढ़ा भी था, तो ऑब्वियसली पहले कंटिन्यूसली बोल रहे हैं मनी फेल बट कंटिन्यूसली राइज नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई। कंटिन्यूसली राइज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ये फेल हो रहा था, ये रुक गया था। फिर बोले कंज्यूमर प्राइस एंड मनी जीडीपी बोथ कंटिन्यू राइज थ्रू आउट द पीरियड। हाँ अगर हम बोल रहे हैं कंज्यूमर प्राइस एंड मनी जीडीपी बोथ कंटिन्यू टू राइज थ्रू आउट द पीरियड, हाँ थ्रू आउट द पीरियड ये बढ़ते ही जा रहे थे, कभी कम नहीं हुए, आस्ता आस्ता बढ़ रहे थे। ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर प्राइस एंड मनी जीडीपी, मनी जी बोथ कंटिन्यू टू राइज थ्रू आउट द पीरियड। मनी जीडीपी जो था, पैसे का जो जीडीपी था आपके कंट्री का 5% था, 10% हुआ, तो ये बोल रहा है दोनों थ्रू आउट द पीरियड जो है वो बढ़ रहे थे। कंज्यूमर प्राइस की बात करें, मनी जीडीपी बोथ कंटिन्यू टू राइज थ्रू आउट द पीरियड। अगर देखा जाए इसको रीड करते हैं, चेंजेस इन मनी जीडीपी, मनी जीडीपी क्या होता है यहाँ पे देखो वो परसेंटेज की बात है, मनी जीडीपी क्या होता है मेरा इंक्रीज हो रहा था, कंज्यूमर प्राइस भी क्या होती इंक्रीज हो तो आगे की तरफ ही जा रहा था, तो ये भी आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरा परसेंटेज वाइज मनी जीडीपी क्या होता कम हो रहा था, लेकिन थ्रू आउट द पीरियड राइज ही होता, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हमने ये बेटर ऑप्शन है। Why does the some economics suggest there are many positive benefits? Positive benefits by the frictional unemployment. Frictional unemployment वो होती है जहाँ पे आप वेट करते हो, सर्च करो फॉर द बेटर जॉब के लिए। वेट और सर्चिंग की बात करते हैं जब आप ऑक्यूपेशनली इमोबिलिटी होती है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है जब भी आप अनएम्प्लॉयड हो, तो बेसिकली बोलते हैं आज जॉब मैंने बात की, आज short spell of the frictional employment may lead to worker to be discouraged। बेकार MCUs हैं, frictional employment allowed a time retaining the new skills, emerging the skills नहीं, जॉब सर्च की बात कर रहा है ड्यूरिंग अ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में लीड टू अ बेटर मैच ऑफ द वर्क्स एंड जॉब्स तो नहीं मिल रहा था जब भी आप अनएम्प्लॉयड था, तो बेटर ऑप्शन क्या है, मैंने बात की सी इज दी बेटर ऑप्शन। यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली MCQs जो बोल रहे हैं, अ टेबल शो द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन फॉलोइंग इनकम्स की बात कर रहा है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती जा रही है, और 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6 से 7000, आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते 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 जा रहे हैं। तो ओवर द रेंज ऑफ डिस्पोजल कंजम्पशन इनकम राइजेस, व्हाट हैपेंड टू द मार्जिन बेनिफिट टू कंज्यूम, कंज्यूम क्या हो रहे थे, ऑब्वियसली बात है लोग ज़्यादा कर रहे थे कम कर रहे थे, तो बेसिकली लोग ज़्यादा कर रहे थे इट फॉल कंटिन्यूसली। भाई मैंने बात की आपकी कंजम्पशन क्या होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो आपकी कंजम्पशन एडिशनल कंजम्पशन क्या होती रहेगी, कम हो जाएगी। आपके पास कंजम्पशन क्या हो रही है, ऑब्वियसली बात है मैंने बात की जब बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब MPC जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता जाएगा, क्योंकि एडिशनल सेटिस्फैक्शन फॉल होती रहेगी। एडिशनल मैंने बात की सेटिस्फैक्शन जो है एडिशनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एडिशनल जो कंजम्पशन है वो कम होती रहेगी। बेसिकली एडिशनल कंजम्पशन मेरे पास क्या हो गई, कम होती गई कंटिन्यूसली, तो इट फॉल कंटिन्यूसली, हाँ इट फॉल कंटिन्यूसली होगा, तो इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर जिसका हम आइडेंटिफाई करें। Next MCQ 25, which could cause the official statistic of the national income per head of a developing country to overstate the two level of economic well-being inhabitant। बोल रहे which could cause the official statistic for the national income per head of a developing country to overstate the two value of economic being inhabitant। एक economic being inhabitant कैसे हो सकती है, अगर हम बात करें if there is a dependence on the barters into it, नहीं, the subsistence agriculture dominate the total economic activity, नहीं, subsistence farming की वजह से इट्स सर्विस एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सपोर्ट, नहीं,
इज एक्सट्रीम इनइक्वालिटी। नेशनल इनकम पर हेड इन डेवलपिंग कंट्री ओवर स्ट्रेट हो गई थी और इकोनॉमिक वेलबींग इनहेबिटेंट हो रही थी, क्योंकि एक्सट्रीम इनइक्वालिटी की वजह से ऑब्वियसली वो लोग डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली बात है जब भी इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा था। 25 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर बोलता है द टेबल टू शो द सम यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन स्टैटिस्टिकेशन 2010 से 2020 तक की बात कर रहे हैं। सही, तो मोर डेवलप कहते हैं ये थे, ये मेरे पास अर्बन टोटल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। आपके पास अर्बन एरियाज़ में 930 अर्बन पॉपुलेशन क्या होती जा रही थी, वो भी बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन भी बढ़ती जा रही थी। डेवलप्ड रीजन में 567 ये भी बढ़ती जा रही है, 256 से 500 ये भी बढ़ती थी, 45 से 66, 85 से 16, 249, 914, 29, तो ओवरऑल it's like increase होती है. Which relationship can be confirmed by the least developed region have a highest urban population actual or predicted in the both years. The more developed region have the lowest growth rate in urbanization. जो obviously बात है, जो growth developed region था, more developed region कौन सा था, मैंने बात की A1 डेवलप्ड रीजन था, उसमें हैव द लोएस्ट ग्रोथ रेट। उसमें ग्रोथ रेट क्या थी, इसने बात की कम थी ऑफ अर्बनाइजेशन 930 थी, हाँ कम थी कंपेयर टू, इन दोनों से इसकी ग्रोथ रेट कम थी बिटवीन 2010 से लेके 2050 तक। हाँ ये हो सकता है। दिस टाइप ऑफ द रीजन विद द ग्रेटेस्ट टोटल पॉपुलेशन 2010 इज प्रेडिक्टेड हैव अ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2050 में। द टाइप ऑफ द रीजन विद द ग्रेटेस्ट टोटल पॉपुलेशन 2010 में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 2010 में। दिस टाइप ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या, मैंने ग्रेटेस्ट टोटल पॉपुलेशन 2010 प्रेडिक्टेड ग्रेटेड, हमें कैसे पता नहीं। द टाइप ऑफ द रीजन ग्रेटेस्ट अर्बन पॉपुलेशन 2010 प्रेडिक्टेड हाईएस्ट लेवल, नहीं, तो बेटा बी इज़ अ करेक्ट आंसर है। इन 2017 अगस्त 77 की बात करें, 2015 में द वर्ल्ड बैंक एग्री टू गिव अ लोन 650 का लोन दें Anglo to help the stabilize the economy. The bank said Anglo need to have a fiscal policy which would be encourage the diversification in its economy. Which policy would be consistent with this requirement? तो कौन सी पॉलिसी जो कंसिस्टेंट है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो किसके ऊपर होती है, टैक्सेस के ऊपर होती है एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर होती है। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर होती है। तो क्या मैंने बात की, गवर्नमेंट क्या करने चाहिए, द लोअरिंग इंटरेस्ट रेट बेकार है, द रिलैक्सिंग द रेगुलेशन टू अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना, द स्पेंडिंग ऑफ लोन सपोर्टिंग इन ऑयल इंडस्ट्री ऑयल, नहीं, द सब्सिडाइजिंग इट कहते हैं इट्स टूरिस्ट होटल वगैरह वगैरह। अगर देखा जाए, अगर हम ये देखा जाए सब्सिडाइज करने, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो रही है, द बढ़ रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ द पार्टनरशिप विद द फ्रेंच कंपनी टू स्टैब्लिश अ चेन ऑफ टूरिस्ट होटल्स कर सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब 27 का डी इज़ अ बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन यही रिकग्नाइज होता है हमारे पास, डी इज़ अ करेक्ट। 28 कंट्री विद अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मेरे पास एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज फिक्स एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द अदर करेंसी above the purchasing power parity. What happened to the macroeconomic indication, interest rate, obviously demand pull inflation, जब inflation create हो रहा है तो आपके पास interest rate क्या होगा, increase होगा decrease होगा। तो basically interest rate क्या रहेगा, inflation आ रहा है तो कंट्री की करेंसी interest rate increase हो जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारे पास जब आएगा, इन्फ्लेशन फिक्स एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अनदर परचेसिंग पावर पैरिटी, तो इकोनॉमिक इंडिकेशन इन इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो क्या होगा, इन्फ्लेशन के रेट प्राइस लेवल बढ़े तो इन्फ्लेशन रेट कम होता रहेगा। और करंट अकाउंट क्या होगा, वर्सन की तरफ जाएगा। हाँ एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया तो करंट अकाउंट हमारा क्या होगा, वर्सन की तरफ जाना शुरू होगा। तो सी इज द कंपैरेटिवली करेक्ट आंसर। 29 इन द शॉर्ट टर्म विच पॉलिसी मेजर द वुड टेंड टू रिड्यूस द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इन द इन्फ्लेशन रेट एंड इंक्रीज द इन्फ्लेशन रेट। डेफिसिट कम करना, इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा देना। तो क्या है, टैरिफ कम करने से तो ऑब्वियसली बात है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डिक्रीज इन द लेवल ऑफ टैरिफ, इम्पोर्ट टैरिफ, तो जिसके साथ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है टैरिफ करने से डेफिसिट पे नहीं होगा डिक्रीज, इम्पोर्ट कम करने से। तो इसका मतलब टैक्स कम लगाने से आपका रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होता, आपका डेफिसिट कैसे ख़त्म होगा। एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, मैंने बात की, अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है, हाँ हो सकता है सही है, लेकिन एप्रिसिएशन होने से इतना ज़्यादा नहीं होता। फिर बात करते हैं इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर लोगों पे आवाम पे टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए हैं तो ऑब्वियसली बात है हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, डेफिसिट रिड्यूस हो सकता है आपको। तो क्या है,
मैंने बात की सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन एन इकनॉमी, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहा है, मैंने बात की इन एन इकनॉमी विद अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज हैं एंड द गवर्नमेंट इंक्रीज इट एक्सपेंडिचर। अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज थे एंड गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहती थी। सही, व्हाट इज़ लीस्ट लाइकली, मैंने बात की क्वेश्चन पूछा है लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय द फुल मल्टीप्लायर। आपकी नेशनल इनकम इतना नहीं बढ़ाएगी। इकनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्स से गवर्नमेंट इंक्रीज ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गवर्नमेंट, तो क्या करना चाहिए, व्हेन द ऑटोनॉमस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। व्हेन द मार्जिनल टू सेव इज रिड्यूस हो रहा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे बढ़ेगी। मैंने गवर्नमेंट अलाउ द मनी सप्लाई टू एक्सपेंड, मनी सप्लाई बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो ऑब्वियसली व्हेन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजेस, अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी सप्लाई क्या होगा, मेरे पास इंक्रीज़ होगा, कम होगा, मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब गवर्नमेंट कम सप्लाई कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है स्पेंडिंग क्या कर रही होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ होगा। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जहाँ पे आपका फुल मल्टीप्लाई का रेट होगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइस, आप लोगों ये पेपर था, ये मैंने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। डू फॉलो दीज क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। और ये पेपर है मई जून 2017, पेपर था वेरिएंट 22।